नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मोदी 3.0 जो है बड़े फैसलों का नेतृत्व होगा। बड़े फैसलों का अगर आप कहेंगे कि ये 5 साल होगा और इन 5 सालों में खासकर ऑफिस संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे बड़े फैसले लेंगे, इसकी चर्चा लगातार हो रही थी। और ऐसे में अब ऑफिस संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े फैसले ले लिए हैं। चीन को आंख दिखाते हुए चीन की भाषा में चीन को जवाब लेने का बड़ा कदम जो है उन्होंने उठा लिया है। चीन ने जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों पर, झीलों पर, नदियों पर जो है अपना हक जमाते उनका नाम बदला था, अब 30 अलग अलग अगर आप कहेंगे इन जगहों का नाम, तिब्बत की इन जगहों का नाम जो है मोदी 3.0 की सरकार में अब बदले जाएंगे। और भारत ने पहले भी कहा था अरुणाचल भारत का जो है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और इसी के तहत अब 30 नामों को बदलने का बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे मैप पर जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। इसी बीच अब आपको बता दें कि एस जयशंकर जो है उन्होंने भी अब अपना कार्यभार जो है संभाल लिया है। उन्होंने भी अब अपनी जिम्मेदारियां जो है विदेश मंत्री के तौर पर संभाल ली है। अपना ऑफिस जो है उन्होंने अब संभाल लिया है, अपना काम जो है शुरू कर दिया है। काम शुरू करते ही उन्होंने कुछ बड़े बयान दिए हैं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मालदीव से जुड़े हुए बॉर्डर के जो इश्यूज हैं, जो बॉर्डर वाले इश्यूज है, जो एक्सटर्नल इश्यूज है, जो इंटरनल इश्यूज है, इन सभी पर उन्होंने कहा है कि फैसले लिए जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने साफ भी किया है, उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों का समाधान की ओर विदेश मंत्रालय आगे बढ़ेगा और इसका पूरा ख्याल जो है रखा जाएगा। तो अब देखिए किस तरीके से जो है ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार हाल ही में एनडीए की सरकार बनी। शपथ ग्रहण के बाद से ही मोदी सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही। नया फैसला तिब्बत को लेकर हुआ। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के चीन की गतिविधियों का जवाब उसी की भाषा में देते हुए तिब्बत के 3 स्थानों पर जो है 30 स्थानों का नाम बदलने का फैसला किया। विदेश मंत्रालय का कार्यभार एक बार फिर संभालने के बाद एस जयशंकर ने कहा कि इसका ध्यान जो है चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने पर जरूर किया जाएगा। एक बार जरा देखिए किस तरीके से जो है अपना कार्यभार जो है संभाल रहे थे, अपने ऑफिस में गए, अपना काम वगैरह उन्होंने जो शुरू किया है और उसके बाद मीडिया से इंटरेक्ट किया। काफी कुछ वो कहते नजर आए। कई सारे बॉर्डर इश्यूज पर भी बात की और किन इश्यूज को किस तरीके से जो है सॉल्व किया जाएगा और किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। 100 दिन का रोड मैप क्या होने वाला है और इस जिम्मेदारी को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। एक बार आप खुद सुनिए और जरा देखिए किस तरीके से जो है उनकी एंट्री हुई है। कार्यभार संभालते हुए जो वीडियो है सामने आ रहा है। Let me begin by saying that it's for me an immense honor, a very great privilege to be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. You all know that in the last term, this ministry actually performed exceptionally well. It rose to many challenges. We delivered where the G20 presidency was concerned. We took on the challenges of COVID, including Vande Bharat mission and vaccine Maitri supplies. We also were the center of crucial operations like Operation Ganga and Operation Kaveri. So quite apart from the normal diplomacy, I think I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the 2 axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the 2 guiding axioms of the Indian foreign policy. So and together we are very confident it will position us as Vishwabandhu, a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. It would actually
position us as a country which is trusted by many, whose prestige and influence will grow, whose interests will be advanced, and I once again deem it an enormous honor to be assigned the responsibility of leading this ministry. I have two very good colleagues who will be joining me as Minister of State, and I, of course, am enormously strengthened by the fact that we have a very dynamic and talented Indian Foreign Service, which has always risen to the challenges, which has always been very committed to taking our national interests forward. So really a great pleasure to meet you all on my first day of work, and thank you very much for coming here so early. Thank you. So you're hopeful that UNSC seat will be possible in next 5 years under your tenure? I think for us the role of India, the influence of India, that has been steadily growing, not just in terms of our own perception, but अगर आप देखें दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। What will be your priorities in the region that we are in, the South Asian region? It is a very good question you have asked, and you can see that we began the day of swearing in with a neighborhood first affirmation कि हमारे जो पड़ोसी जो हैं सब लोग आए और प्रधानमंत्री खुद उनसे मिले परसों। Yesterday I had met individually called on all the visiting dignitaries, and I can tell you they are leaving with a sense that our neighboring relationships will be the first priority, will be the overriding priority of the Modi government, and that is as it should be. नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ वो पॉजिटिव रिश्ता चाहते हैं, इंडिकेशन चाहते हैं कैसा, तो क्या पाकिस्तान के साथ भी आप कुछ पॉजिटिव स्टेप उठाएंगे? और आपने अपने फर्स्ट टर्म में कहा था सर कि POK वो हम लेके रहेंगे, क्या इस टर्म में हम देखेंगे कि POK हम नहीं? देखिए, मैंने फर्स्ट टर्म में जो कहा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो मेरे मुंह में आप शब्द न डालें। पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कल जो X में जो उनकी जो पोस्ट जो हुई थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से उनका स्वागत किया और अपने भावनाओं को प्रकट किया, तो वो कृपया आप उसको देख लें। So you mentioned about neighborhood. Parliament has started a probe into the past agreements. Any comments on that from the president? No, we had a very good meeting with President Muiz. Prime Minister also met him, and I also had the honor to call on him. So I would prefer to be guided by what is my experience and my conversation. सर अगले 5 साल में चीन हो या पाकिस्तान हो, अगले 5 साल में दोनों देशों के साथ भारत के संबंध को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देश में और ख़ासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को ज़रूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है, और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है, तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो ज़रूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं
कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that cannot be the policy of a good neighbor. तो जैसा कि आपने देखा कि जयशंकर जी ने जो है अपने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है और अपने काम पर वो लग चुके हैं, और चीन और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर बात की है और कहा है कि इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है, इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और इन मुद्दों को समय रहते हुए पूरी तरीके से रिजॉल्व करने का काम किया जाएगा। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सरकार तिब्बत से 30 स्थानों के नाम पर बदलने के मामले में अपनी स्वीकृति दी है। ये नाम ऐतिहासिक रिसर्च और तिब्बत क्षेत्र के आधार पर रखे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये सारे नाम भारतीय सेना द्वारा ही जारी किए जाएंगे और LSC के मैप पर इन सभी नामों को अपडेट किया जाएगा। मोदी सरकार के इस कदम की टाइमिंग पर अगर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चीन ने अप्रैल में ही अरुणाचल प्रदेश के 30 नामों को बदला था, जिसका उस दौरान भारत ने कड़ा विरोध किया था। रिपोर्ट के मुताबिक नामों की लिस्ट में 11 रिहायशी, 12 पहाड़, 4 नदियां, 1 झील, 1 पहाड़ी और 1 जमीन का टुकड़ा शामिल है, जिनके नाम जो है चीन द्वारा बदले गए थे। चीन की तरफ से बार बार ये दावा किए जाने के बावजूद भारत यह साफ कहता रहा है अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न हिस्सा है। बता दें, हाल ही में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक बार फिर कमान संभाल ली है और कार्यभार संभालने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा पर शेष मुद्दों को हम हल करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय से जारी सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव की स्थिति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र भी किया, कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा, भारत प्रथम है और वसुदैव कुटुंबकम भारतीय विदेश नीति के 2 दिशा निर्देश सिद्धांत होंगे। चीन के साथ संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि उस देश की सीमा पर कुछ मुद्दे विवाद में हैं, जिन्हें सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बीजिंग ने 2017 में अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के तथाकथित नामों की पहली सूची जारी की। इसके बाद 2021 में 15 स्थानों की दूसरी सूची और 2023 में 11 स्थानों के नामों के साथ तीसरी सूची जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि चौथी सूची में लगभग उतने ही नए स्थान के नाम है जितने पिछली 3 सूचियों में थे। भारत ने प्रत्येक अवसर पर चीन के कदम को खारिज कर दिया, राज्य को देश का अभिन्न अंग बताया। नाम बदलने के साथ ही भारत ने अपना दावा रखने के लिए जमीनी साक्ष्य पेश करने की भी तैयारी कर दी है। हाल के हफ्तों में भारतीय सेना ने इन विवादित सीमा क्षेत्रों में मीडिया के साथ कई दौरे किए। पत्रकारों को ऐसे स्थानीय लोगों से बात कराई गई जो चीनी दावों का कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि वे हमेशा भारत का हिस्सा थे। भारत का यह कदम अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों के नाम बदलने की चाल का मुकाबला करने की अगर आप कहेंगे कि तैयारी के रूप में माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सैन्य स्रोतों ने ऐसे स्थानों के नए नाम की पूरी सूची तैयार कर ली है और दिल्ली में सूची जारी भी की जा सकती है और इसे समय के साथ अपडेट किया जाने वाला है, यानी समय के साथ इसे बड़े स्तर पर अपडेट किया जाएगा और मैप पे भी इसे पूरी तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी करारा तमाचा है। जो विपक्ष चीन के मुद्दे पर लगातार घेरती रहती है, ये कहती है चीन के मुद्दे पर क्या किया, चीन के मुद्दे पर क्या किया। ज्यादातर कांग्रेस के नेता वो कहते हैं चीन ने ये अधिकृत कर ली, चीन ने वो अधिकृत कर ली, चीन के पल्ले में ये चला गया, चीन के पाले में वो चला गया। मोदी जी कुछ कहते नहीं, चीन से डरते हैं, मोदी जी चीन के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते। अब उनके लिए करारा तमाचा है क्योंकि तीसरा कार्यकाल संभालते ही उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं जो चीन से आंख में आंख मिलाकर भारत मजबूती से जवाब देता नजर आ रहा है और चीन को अब बैकफुट पर आना ही पड़ेगा क्योंकि भारत ने अब जो उसने किया है, यानी जैसे को तैसा की जो रणनीति है उसके तहत काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि मामला क्या है। इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।